कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, अभी कुछ दिन पहले सिलेबस चिल्ला रहे थे, और आज जब हम लोग पार्ट 1 के एकदम लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं तो इनकी भाषा ही बदल गई, बहाने ही बदल गए इनके। हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआर ऑफ द फ्यूचर अकेडमी। पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर के बेसिक को समझा और इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले थे, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही आपका जो पार्ट 1 है, मतलब क्लास 12 की फिजिक्स से जो 2 बुक हैं उसमें से जो पार्ट 1 है वो आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आपेक्षिक परावैद्युतांक 5 व आपेक्षिक पारगम्यता 1 वाले माध्यम में तरंग वेग की गणना कीजिए। ये तरंग वेग का मतलब यहाँ पर ये विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात हो रही है, और जिस माध्यम में उस विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हमको पता करना है, उस माध्यम की खास बात क्या है कि उस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक जो है वो 5 है और आपेक्षिक पारगम्यता जो है वो 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि ये आपेक्षिक परावैद्युतांक और आपेक्षिक पारगम्यता को हम समझते हैं। आपेक्षिक परावैद्युतांक के बारे में अगर कहें तो आपने पीछे पढ़ा है, अगर परावैद्युतांक की बात करें, जैसे किसी भी माध्यम के परावैद्युतांक की बात करें तो 2 कंडीशन आपने देखा है, एक माध्यम का परावैद्युतांक होता है और एक निर्वात का परावैद्युतांक होता है। तो माध्यम के लिए क्या होता है, माध्यम के परावैद्युतांक को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। और निर्वात के परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है और माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो एप्सिलॉन होता है, और इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतांक। ठीक है, तो आपेक्षिक परावैद्युतांक अगर आप निकालेंगे तो यानी कि आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर आपेक्षिक परावैद्युतांक। आपेक्षिक परावैद्युतांक का मतलब यह है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसको हम लोग आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक। इसी तरीके से अगर हम आपेक्षिक पारगम्यता की बात करें तो सबसे पहले हम पारगम्यता लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि पारगम्यता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पारगम्यता को ही हम चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, पारगम्यता को ही चुंबकशीलता बोला जाता है और इसी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें भी वही बातें आप याद रखिए कि माध्यम के लिए कैसे लिखा जाएगा और निर्वात के लिए कैसे लिखा जाएगा। तो माध्यम के लिए जो चुंबकशीलता या पारगम्यता होती है उसको म्यू से प्रदर्शित करेंगे, और निर्वात के लिए जो होता है उसको म्यू नॉट से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये माध्यम के लिए हो गया और ये निर्वात के लिए हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपेक्षिक पारगम्यता 1 है, तो आपेक्षिक पारगम्यता कैसे निकलेगा, तो आपेक्षिक पारगम्यता बराबर इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, म्यू आर से। तो म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपान म्यू नॉट। ठीक है, म्यू अपान म्यू नॉट को आपेक्षिक पारगम्यता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, आपेक्षिक परावैद्युतांक और आपेक्षिक पारगम्यता, इन दोनों का मान हमको दिया हुआ है, और हमको पूछना है उस माध्यम में तरंग का वेग बताइए जिस माध्यम की ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है यानी कि आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान कितना है, 5 है, और आपेक्षिक पारगम्यता का मान कितना है, तो इसका मान है 1। ठीक है, अब देखिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर पर आधारित मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि किसी भी माध्यम के लिए अगर म्यू आर और एप्सिलॉन आर का मान पता हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक पता किया जा सकता है। ठीक है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक पता किया जा सकता है किस फार्मूले से, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसका फार्मूला बताया था, और वो फार्मूला क्या था, तो वो फार्मूला था n इज इक्वल टू, ये माध्यम का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो गुण बता रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये फार्मूला डिस्कस किया था। तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर की जो भी वैल्यू है, जो भी दिया गया है क्वेश्चन में, उसको यहाँ पर रखते हैं। तो इसको यहाँ पर रखिए, अंडर रूट म्यू आर की वैल्यू 1 और एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपने देखा कितना था, ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान है 5, और ये जो मान यहाँ से निकला ये किसके बराबर है, तो n के बराबर है,
और n क्या है, n उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में हमको प्रकाश की चाल पता करनी है या विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल पता करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी पहले माध्यम के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। इसका मतलब पहला माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है। यानी आप n की जगह पर याद रखिए, ये आपने हाई स्कूल में भी फार्मूला पढ़ा हुआ है और आप अपने जो पार्ट 2 आपका है फिजिक्स का जिसमें ऑप्टिक्स आता है, उस ऑप्टिक्स में आप इसको पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक n बराबर आप लिख सकते हैं C/V इज इक्वल टू, ये कितना आ गया था, √5 के, जहाँ पर C क्या है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है और V क्या है, ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम का अपवर्तनांक n है। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल या विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल बतानी है, यानी हमसे V का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू √μr/ε प्रयोग करेंगे, ये दोनों मान आपको दिए गए हैं, और फिर n की जगह पर C/V प्रयोग करेंगे। बस इसके बाद अब कैलकुलेशन बचता है, V की वैल्यू निकालनी है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये C/√5। ठीक है, V की वैल्यू हो जाएगी C/√5 और C की वैल्यू आप जानते हैं, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸, तो यहाँ पर रख देते हैं 3 × 10⁸ और ये बटे में √5। ठीक है, अब अगर इसको हल करना है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे ये √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 5 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 × 10⁸ और ये यहाँ पर न्यूमरेटर में √5। ठीक है, अब 3 को इससे भाग करने में प्रॉब्लम अगर आ रही तो 10⁸ में से एक 10 निकाल लीजिए, तो 10⁸ यहाँ बचेगा और वो 10 इससे गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। तो 30 बटे में ये 5 और बचा कितना, 10⁸ और √5। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 6 और ये √5 और उसके साथ ही साथ गुणे में 10⁸। ठीक है, और ये चूंकि चाल का मान आ रहा है तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर/सेकेंड। यानी जिस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक एवं आपेक्षिक पारगम्यता या चुंबकशीलता दिया हुआ है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल या उस विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का मान हो जाएगा 6 करड़ी में 5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आप चाहें तो √5 की वैल्यू भी निकाल सकते, रख सकते हैं, यहाँ पर 2.2 समथिंग आएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इंटू में 10⁷ मीटर/सेकेंड चाल का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं और इसमें जो भी फार्मूले पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दिया कि μr क्या होता है और ε/r क्या होता है। ठीक है, तो इससे आपने एप्सिलॉन, ε0, न्यू, μ0 इन सब के बारे में भी आपको जो है जानकारी हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x दिशा के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका मान यानी वेक्टर E बराबर 6.3 J वोल्ट प्रति मीटर है, तो इस बिंदु पर वेक्टर B का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में ये वेक्टर E और वेक्टर B का क्या मामला है। तो देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जब चलती हैं तो वो वैद्युत और चुंबकीय वेक्टर के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और ये जो विद्युत और चुंबकीय वेक्टर होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, तो हमेशा एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग का एक एग्जाम्पल है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल सी प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायग्राम से जो हमने पिछले लेक्चर में समझा था, अगर उसको हम यहाँ पर समझें तो आपने देखा था कि ये x डायरेक्शन था, ये y डायरेक्शन था, फिर ये हमने एक z डायरेक्शन लिया था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर जो चित्र बनाया था उससे मैंने आपको समझाया था कि ये वैद्युत वेक्टर जो होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के जो वेक्टर हैं वो इस दिशा में यानी y दिशा में कंपन करेंगे इस तरीके से, और जो चुंबकीय क्षेत्र के जो वेक्टर हैं वो इस दिशा में कंपन करेंगे अर्थात z डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिर इसमें आपने देखा था कि ये वैद्युत वेक्टर के कंपन को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, y के धनात्मक दिशा में, y की ऋणात्मक दिशा में, फिर से y की धनात्मक दिशा में। फिर इसी तरह से चुंबकीय वेक्टर की अगर बात करें तो चुंबकीय वेक्टर में आपने देखा था ये z अक्ष के धनात्मक दिशा में था, फिर ये z अक्ष के ऋणात्मक दिशा में था, फिर से ये z अक्ष के धनात्मक दिशा में आ गया था। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने का तरीका था। ये वैद्युत वेक्टर की दिशा हम मान ले रहे थे, तो फिर ये चुंबकीय वेक्टर की दिशा हो गई, ये वेक्टर E और ये वेक्टर B की दिशा और ये तरंग के चलने की दिशा।
तो इस क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक्स अक्ष की दिशा के अनुदिश गतिमान है। तो आप जान गए कि इसका मतलब कि वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर ये वाई और जेड दिशा में हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो वेक्टर ई का परिमाण दिया है उस किस तरीके से, वेक्टर किस तरीके से दिया है, 6.3 जे कैप, इतना वोल्ट प्रति मीटर ये मात्रक है इसका। अब देखिए वैद्युत वेक्टर जो है उसका परिमाण है 6.3 वोल्ट प्रति मीटर, और इसकी दिशा यहाँ से पता चले, ये जे कैप जो लिखा है तो आप जानते हैं ना, एक्स दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसको आई कैप, वाई दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसको जे कैप, और जेड दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसको के कैप कहते हैं। तो इससे ये कन्फर्म हुआ कि जो वेक्टर ई है, अगर यहाँ पर जे कैप लिखा हुआ है इसका मतलब वेक्टर ई की यही दिशा है जो हमने यहाँ पर ली हुई है ना। ऐसा भी हो सकता था वेक्टर ई इधर होने की बजाय इधर होता और वेक्टर बी इधर होता, लेकिन इस जे कैप से ये कन्फर्म हुआ कि वैद्युत क्षेत्र ई का यानी वैद्युत क्षेत्र ई जो है यानी वैद्युत वेक्टर है ये वाई दिशा में ही है, क्योंकि वाई दिशा में ही एकांक सदिश को जे कैप कहते हैं। तो इसका मतलब कि जो वेक्टर बी होगा वो जेड दिशा में होगा, और वेक्टर बी अगर जेड दिशा में होगा तो इसके परिमाण के साथ साथ अगर हम वेक्टर के रूप में इसको लिखेंगे तो, और वेक्टर के रूप में हमसे पूछा भी है, तो वेक्टर के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, परिमाण के बाद एक वेक्टर लगाएंगे, और वेक्टर कौन सा होगा, तो इधर आई कैप होता है, इधर जे कैप, और इधर क्या होता है, के कैप। ठीक है, तो इसका जब आंसर हम निकालेंगे, परिमाण निकाल लेंगे, तो फिर उसके बाद जब वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए उसके साथ में के कैप लगा देंगे, एक एकांक सदिश लिख देंगे। तो देखिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था कि वेक्टर ई का परिमाण अपान ये वेक्टर बी का परिमाण बराबर ये वेक्टर यानी ये जो ई है उसका शिखर मान, बी का शिखर मान बराबर सी, यानी ई और बी का जो रेशियो होता है वो हमेशा सी के बराबर यानी प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम ये जो वेक्टर ई का ये दिया हुआ है 6.3 जे कैप, अगर हम इसका परिमाण निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो जे कैप एकांक सदिश है, इसका परिमाण 1 आएगा और यही 6.3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए 6.3 बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू सी की जगह पर कितना, 3 × 10⁸। ठीक है, अब यहाँ से आपको मॉड ऑफ वेक्टर बी पता करना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी पता कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये भाग हो जाएगा 6.3 बटे में 3 × 10⁸। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2.1 और ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2.1 × 10⁸। ठीक है, 2.1 × 10⁸ ये बी का मान हो जाएगा। तो मात्रक क्या होगा इसका, टेस्ला, यानी वेक्टर बी का हमने परिमाण पता कर लिया 2.1 × 10⁻8 टेस्ला। ठीक है, लेकिन हमको वेक्टर बी को लिखना है ना कि वेक्टर बी के परिमाण को। तो वेक्टर बी कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर बी को लिखने के लिए उसका परिमाण और उसके साथ में एकांक सदिश लिखना पड़ेगा, और दिशा आपने कंफर्म कर लिया, दिशा इसका जेड है तो एकांक सदिश के कैप होगा, अर्थात आप ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका परिमाण कितना, तो 2.1 × 10⁻8 और इसके साथ एकांक सदिश क्या हो जाएगा इधर, तो के कैप, और उसके बाद मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, तो इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र बी का जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा 2.1 × 10⁻8 के कैप टेस्ला, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने का तरीका, इसके अनुप्रस्थ होने का कारण और इसके कुछ और प्रॉपर्टी जैसे कि इसकी चाल कितनी होती है, और इसके साथ ही साथ E/B का जो रेशियो होता है वो C के बराबर होता है, इतनी चीज़ें आपने समझी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग जब भी पढ़ेंगे उस क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई हर एक बारीक चीज़ को यहाँ पर रिकॉल करेंगे, ताकि आपको जो चीज़ें पीछे नहीं समझ में आई हैं वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, और आप इसको फिर जैसे क्वेश्चन में हम यहाँ पर हमने यहाँ पर ये बता दिया, तो आपको क्या करना है कि आप तुरंत जो है पेज को पलटना है, जो भी आपने नोट्स बनाया है उसमें इस चीज़ को और अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। तो इस प्रकार जो है आपकी जो है मजबूती जो है इसकी जो है पकड़ जो है और अच्छी बन जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 है ना, जिसको शिखर मान या आयाम कहते हैं, B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला है। ठीक है, यहाँ n का मतलब नैनो है, नैनो टेस्ला है। तो तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम यानी B0 दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम पूछ रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम अर्थात ये किस चीज़ का मान पूछ रहे हैं, ये E0 का मान पूछ रहे हैं। B0 का मान दिया है, E0 का मान पूछ रहा है। तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह ये फार्मूला आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि E का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी E, और ये B का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ B इज इक्वल टू E का आयाम यानी E0 और B का आयाम B0, ये किसके बराबर होता है, तो ये C के बराबर होता है। ठीक है, और इसी रिलेशन से आप देखिए, यहीं से इसी रिलेशन से अगर आप E0 का मान निकालना चाहते हैं तो E0 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ई नॉट बराबर सी इंटू में बी नॉट। बस यहाँ पर मान रख दीजिए सबका, आपका ई नॉट का मान आ जाएगा, शिखर मान आ जाएगा। सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ और बी नॉट आप जानते ही हैं, बी नॉट का मान इसमें दिया ही है। बस ये है कि ये नैनो टेस्ला में दिया है, तो पहले तो आप इसको एमकेएस में बदलिए, यानी नैनो की वैल्यू रखिए, तो ये पूरा टेस्ला में बदलेगा। कितना आ जाएगा, तो ये 510 गुणे नैनो का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 1 नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है, और टेस्ला है तो फिर टेस्ला रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी अब ये किस में आ गया है, ये हमने पूरा जो है मान, यानी बी नॉट का जो मान रखा है वो हमने टेस्ला में रख दिया, और ये सी का मान है मीटर पर सेकेंड में, और ये पूरा जो आएगा मान वो ई नॉट का मान आएगा। तो आप समझ सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 510 गुणे 10⁸ 10⁻⁻9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, और 1 10 यहाँ से इसके साथ 0 मतलब 1 हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करके, तो 3 का 51 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी 153 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम आया वो कितना आएगा, वो आएगा 153 वोल्ट प्रति मीटर बोलिए, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फार्मूला ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और कई क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं अभी तक, और ये ज़्यादातर संभावना होती है कि इसी फार्मूले पर क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से, अब देखिए हर्ट्ज में है तो आप समझ सकते हैं कि आवृत्ति है ये, 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, मतलब ट्यून हो सकता है, तो संगत तरंगदैर्ध्य बैंड क्या होगा। मतलब करें कि इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी की जो बैंड है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके साथ रेडियो ट्यून हो सकता है, तो बताना है कि उसके अगर वेवलेंथ के रूप में अगर यही बैंड हमको पता करना हो, रेंज पता करना हो, तो क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी के रूप में बैंड पता है, रेंज पता है, तो तरंगदैर्ध्य के रूप में बताना है। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रॉपर्टी को बताते हुए कि न्यू इज इक्वल टू होता है C/λ, यानी आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। न्यू इज इक्वल टू C/λ, जहाँ पर न्यू आवृत्ति है, C प्रकाश की चाल है, और लैम्डा क्या है, तरंगदैर्ध्य। तो अगर इसी से आप मान लीजिए तिर्यक गुणा किए होते तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा λ इज इक्वल टू C/ν। ठीक है, और ये जो मान दिए हैं वो किसका मान है, तो ये आवृत्ति का मान है। इसका मतलब एक को ν1 बोलेंगे और दूसरे को ν2 बोलेंगे। तो इसका मतलब कि चलिए ν1 का मान रख लीजिए, ν1 का मान है 7.5, और मेगा हर्ट्स है, तो मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। अब ये क्या हो गया, हर्ट्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से ν2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यह 12 मेगा हर्ट्स, यानी 12 × 10⁶ इतना हर्ट्स आ गया। ठीक है, अब ν1 ν2 मिल गया, तो इसी फार्मूले से λ1 और फिर इसी फार्मूले से λ2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो λ1 निकालते हैं, λ1 इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा C/ν1, C का मान 3 × 10⁸, और बटे में ν1 का मान है ये 7.5 × 10⁶। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10⁻2 आएगा, 10⁻2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, 300, और बटे में 7.5, 5 से काट देंगे, और ये पूरा काटने के बाद कितना आ जाएगा टोटल, ये पूरा काटेंगे तो यह आ जाएगा 40, और ये λ1 क्या है, ये तरंगदैर्ध्य है, जिसका मात्रक किस एमकेएस में क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक है, तो λ1 का मान आ गया 40 मीटर। अब इसी तरीके से यहाँ से हम λ2 निकाल रहे हैं, तो λ2 इज इक्वल टू C/ν2, C का मान रखिए 3 × 10⁸, और ν2 का मान कितना है, ये 12 × 10⁶, तो 12 × 10⁶। अब 10⁸, 10�6, यहाँ से 10⁻2 आएगा, 10⁻2 को यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, 300 बटे में 12, और भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, तो 25 मीटर। यानी अगर आवृत्ति का बैंड 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज तक है, तो तरंगदैर्ध्य का बैंड क्या होगा, तो तरंगदैर्ध्य का जो बैंड होगा वो हो जाएगा 40 मीटर से लेकर 25 मीटर तक। ठीक है, ये हो जाएगा तरंगदैर्ध्य का बैंड क्वेश्चन के जो है अनुसार। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। फार्मूले तो सिंपल सा है, कैलकुलेशन तो सिंपल सा है, आपको पता ये होना चाहिए कि ये पूछना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 2 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति का मान, और आयाम जो है वो 48 वोल्ट प्रति मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। 2 पार्ट इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो आयाम का मान दिया है, तो आप ये जान चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जब चलती हैं तो उसके पास 2 वेक्टर होते हैं, एक वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं और दूसरा चुंबकीय वेक्टर के कंपन होते हैं।
तो इसमें जो आयाम दिया है ये वैद्युत वेक्टर का आयाम है कि चुंबकीय वेक्टर का आयाम है, ये भी सोचने की बात है। तो यहाँ पर ऐसे में अगर आपको ये लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मात्रक को ध्यान दिया करिए। और आपने को मैंने पीछे भी दिखाया अभी मात्रक से, मतलब एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें, तो आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम है उसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है टेस्ला। तो ये इसका मतलब कि ये ई नॉट की वैल्यू है, बी नॉट की नहीं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने से भी आपको पता चला, यहाँ पूछ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी नॉट पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसका मान है, ये ई नॉट का मान है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ई नॉट का मान दिया हुआ है इन्होंने, ई नॉट बराबर है 48 वोल्ट प्रति मीटर और आवृत्ति भी दिया है, तो आवृत्ति एफ मान लेते हैं अगर, तो एफ बराबर 2 × 10⁻10 क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछ रहे हैं ऊर्जा घनत्व, तो मैंने आपको ऊर्जा घनत्व के फार्मूले बता दिए हैं, औसत ऊर्जा घनत्व के भी फार्मूले बता दिए हैं। तो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला आपने देखा था कि ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होगा। तो अब देखिए सवाल उठता है कि कौन सा ऊर्जा घनत्व पता करें। तो यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि वैद्युत ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए या फिर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन अब चूंकि ये पूरे विद्युत चुंबकीय तरंग की बात हो रही है, इसका मतलब कि ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व प्लस चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यानी कि कुल ऊर्जा घनत्व की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो ऊर्जा घनत्व होता है ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व प्लस चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। और मैंने आपको बताया था इसका मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 यहाँ पर म्यू नॉट और बी नॉट का स्क्वायर। और मैंने आपको ये भी बताया कि यू ई का बार और यू बी का बार दोनों सेम होते हैं, मतलब जितनी इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी भी होती है। तो आप ये कह सकते हैं यही चीज़ को हम 2 बार जोड़ रहे हैं, है ना। और 2 बार जब जोड़ेंगे तो सीधे सीधे आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/4 और एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब देखिए हमने इसको इस पूरे मतलब इस यू बार को एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के स्क्वायर के रूप में क्यों लिया, क्योंकि हमको ई नॉट की ही वैल्यू पता है। हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 2 × 1/4 म्यू नॉट और बी नॉट का होल स्क्वायर, लेकिन हमको बी नॉट का मान पता नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इस दोनों को, चूंकि हम जानते हैं दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, तो इसकी जगह पर भी यही वाली वैल्यू रखेंगे, तो ये 2 बार हो जाएगा, तो जोड़ने पर ये आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है, तो ये हो गया ये पूरी विद्युत चुंबकीय तरंग की कुल ऊर्जा घनत्व का मान, और यही हमको पता करना था। ठीक है ना, तो यहाँ से रखिए मान 1/2 और एप्सिलॉन नॉट तो जानते ही हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था 8.85 × 10⁻−12 और ई नॉट की वैल्यू अभी यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 48 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे आप, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका जो आंसर आता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, गुस्सा मत होइए, PDF मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेंगे। 1.02 × 10⁻8 ये इसका मान आता है, ये मैंने याद कर लिया है। ठीक है, ये गुणा करने पर ये आएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर मात्रक क्या लिखें, तो ध्यान रखिए ये हम जो U बार निकाल रहे हैं ये ऊर्जा घनत्व है, और ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा बटे में आयतन को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो कुल ऊर्जा का मतलब कि ये जूल में होगा और बटे में आयतन यानी कि मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 1.02 × 10⁻8 जूल प्रति मीटर क्यूब। अब दूसरा वाला जो पार्ट है इसको देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी कि बी नॉट की वैल्यू पता करनी है, और बी नॉट की वैल्यू पता करने के लिए वही फार्मूला जो बार बार यूज कर रहे हैं, E0/B0 = C। तो यहाँ से B नॉट = क्या हो जाएगा, C/E0। ठीक है, C का मान रख दीजिए 3 × 10⁸, और ई नॉट की वैल्यू भी रख देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, और इससे इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 × 3 और 6 16, यानी 1/16 × 10⁸ ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट ये देख लीजिए कि अच्छा ये उल्टा हो गया, E0/B0 = C है, तो जब B नॉट को इधर ले जाएंगे तो अपान में C आएगा, यानी ये उल्टा हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये उल्टा हो गया इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा B नॉट = E0/C। ई नॉट की वैल्यू है 48 और बटे में हो जाएगा 3 × 10⁸ कितना 8, 3 से इसको काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 16, यानी कि 16 × 10⁻8। ठीक है, 16 × 10⁻8 को लिख सकते हैं, इसको अगर 1.6 लिखें तो × 10 लिखेंगे, और 10 को इसके 10⁻8 से गुणा करेंगे 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आया है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा फिर, तो इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 हमने देखा, थोड़ा अलग था, जिसमें आपने अभी तक ऊर्जा घनत्व का कोई क्वेश्चन नहीं किया था, तो उस पर ये आधारित था। और ध्यान रखिए, मैंने ऊर्जा घनत्व के 2 तरीके से फार्मूले बताए। ये औसत ऊर्जा घनत्व है, आपको तात्क्षणिक ऊर्जा घनत्व के लिए भी मैंने फार्मूला बताया है, तो उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बहुत ही केयरफुल्ली इस फार्मूले, दोनों फार्मूले को डिफरेंशिएट करके आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था, वहाँ से आप जो नोट्स में जो आपने लिखा है उसको जरूर से जरूर एक बार देख लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, पूछ रहे हैं कि बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में लिखिए, यानी कुछ यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम दिए गए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इनको बढ़ती हुई आवृत्ति के रूप में लिखिए। ऐसे भी पूछ सकते हैं घटती हुई तरंगदैर्घ्य के रूप में लिखिए, या वेधन क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो ऐसे सवालों के जवाब के लिए मैंने आपको कल एक सेंटेंस बताया था कि आप एक सेंटेंस याद रखिए कि गाये यूवी इन माई रेडियो। मैं यहाँ पर फिर से लिख के डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपको यही लिखना है कि गाये यूवी इन माई रेडियो, ठीक है। इससे आप याद ये कर पाएंगे कितनी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और उनकी जो है तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति जो है का घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम किधर है, ठीक है। तो गाये में मैंने आपको बताया था कि ये गामा रे याद करेंगे, ठीक है। फिर गाये में ए जो आ रहा है उसमें एक्स रे आता है। फिर यू का मतलब क्या होता है, तो यू का मतलब था अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट का मतलब क्या, पराबैंगनी। और वी का मतलब होता है विजिबल यानी कि दृश्य प्रकाश, ठीक है। इन का मतलब मैंने बताया था इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। अब आगे तो जा भी नहीं सकते हैं, ऐसे भी भड़के हुए हैं, तो मैं क्या करूं, चलिए यहाँ पर मैं यहाँ से नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, उधर नहीं जाना है। माई का मतलब यहाँ पर है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और बहुत ही ये बचा के यहाँ से लिख लेते हैं रेडियो का मतलब ये रेडियो तरंगे, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस था ये था, मैंने आपको बताया था कि ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ने का क्रम था, ठीक है। इस पूरे इस नाम की मदद से हमने याद कर लिया गामा रे, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, उसके बाद ये जो है इंफ्रारेड यानी औरक्त तरंगे, उसके बाद ये माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे, ठीक है। तो ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ने का क्रम था। और मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया, न्यू इज इक्वल टू क्या, C/λ। तो अगर इधर इस तरफ जो है तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, इसका मतलब इस तरफ जो आवृत्ति होगी वो घट रही होगी, बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछे हैं कि आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको। इसका मतलब अगर इधर तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है तो आवृत्ति घट रही है, अगर इधर आवृत्ति घट रही है इसका मतलब आवृत्ति इधर की तरफ बढ़ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी गामा रे की और सबसे कम किसकी होगी, रेडियो तरंगों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो नाम दिए हैं उनको हम देख लेते हैं, कौन पहले किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा आएगी और किसकी उसके बाद और किसकी उसके बाद, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति तो आप जानते हैं गामा रे की होती है, और गामा रे यहाँ पर कहीं दिया है, हाँ तो ये दिया है, यानी ये पहले पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गामा रे यानी इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद किसका नंबर आएगा यहाँ पर, तो दूसरे नंबर पर एक्सरे होता है और क्वेश्चन में दिया है एक्सरे, और ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरे नंबर पर ये एक्सरे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर आप जान गए कि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें हैं। ऑप्शन में पराबैंगनी कहीं पर है ही नहीं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करते। फिर आगे कौन सा आता है, विजिबल यानी कि दृश्य प्रकाश की बात होती है, और यहाँ पर देखिए ये दृश्य प्रकाश दिया हुआ है, यानी तीसरे नंबर पर क्या आएगा, दृश्य प्रकाश, ठीक है। अब इसके बाद एक और बच गया, तो 3 अगर ये हो गए तो चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, फिर ये माइक्रोवेव, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर, ठीक है। तो ये आवृत्ति के, ये देखिए आवृत्ति, ये आवृत्ति का इस तरफ जो है बढ़ता हुआ क्रम है, इस तरफ, यानी हमको ऐसे लिखना था, इस एक नंबर को ऐसे यहाँ पर लिखें, अगर यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पर आएगा, जिसको भी हमने पहले नाम दिया है वो यहाँ पर रहेगा, और इस सिंबल को हमको जो है इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक यहाँ पर आएगा, फिर 2 यहाँ पर आएगा, फिर 3 यहाँ पर आएगा और 4 यहाँ पर आएगा। एक मतलब कि ये कौन है, एक का मतलब ये गामा किरण है, तो गामा की आवृत्ति सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम किसकी, 2 नंबर पे एक्सरे, और तीसरे नंबर पर कौन उससे कम, यह है दृश्य प्रकाश, और चौथे नंबर पर सबसे कम कौन, माइक्रो तरंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बोला था कि आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो ये देखिए ये बढ़ता हुआ क्रम है, चौथे से 1 की तरफ जाएंगे तो जिनको चौथा और 1 बोल रहे हैं उनकी आवृत्ति लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब इसी में अगर आपसे तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछे होते तो आप इस क्रम में जिनको लेते, ये जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है ये जो है तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें अगर ऊर्जा की बात करते तो ऊर्जा आप जानते हैं, अगर आवृत्ति इधर बढ़ रही है तो ऊर्जा भी इधर बढ़ रही होगी। इसी में वेधन क्षमता पूछते तो इधर आवृत्ति बढ़ रही है, इधर ऊर्जा बढ़ रही, तो वेधन क्षमता भी इधर ही बढ़ती है, ठीक है। तो केवल तरंगदैर्घ्य इस दिशा में बढ़ता है, बाकी जो भी हमने 3 और जो है आपको बताए हैं फैक्टर वो इस दिशा में बढ़ते हैं।
तो आप बस ये सेंटेंस याद रखिए, गाये यूवी इन माई रेडियो, इससे आपके कई सवालों के जवाब निकल जाते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन ही है, अगले में पूछ रहे हैं कि उपरोक्त में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, यानी ये जो चारों नाम दिए हैं इसमें पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक तो वही होगा जिसकी आवृत्ति अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि आवृत्ति अधिकतम होगी तो E = h न्यू एक फार्मूला होता है, E = h न्यू एक फार्मूला होता है। तो इससे आप ये पता कर लेंगे कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसकी ऊर्जा ज़्यादा, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा उसकी वेधन क्षमता ज़्यादा, जिसकी वेधन क्षमता ज़्यादा वो उतना ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, तो इसलिए हमको ये देखना है कि किसकी आवृत्ति इसमें ज़्यादा है। जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे खतरनाक होगा। और इस दिशा में आप जानते हैं आवृत्ति बढ़ती है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा किरणों की है। इसका मतलब इन सभी नामों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? इन सभी नामों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है गामा किरणें। ये दूसरे नंबर पर और कम, उससे कम खतरनाक कौन है? तो इससे कम खतरनाक जिसकी आवृत्ति इससे कम होगी, यानी दूसरे नंबर पर कौन आ गया? एक्स किरणें। ठीक है, जो गामा किरणों से थोड़ी कम खतरनाक है लेकिन हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें और इससे भी कम खतरनाक है या लगभग नहीं के बराबर है, वो कौन है? तो वो तीसरे नंबर पर आ गए दृश्य प्रकाश, जिसमें हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें हमको ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब चौथे की बात करें तो चौथे नंबर पर कौन आता है? इस दिए गए नामों में सबसे कम खतरनाक कम है, तो इन दिए गए नामों में सबसे कम खतरनाक माइक्रो तरंगे। अगर ओवरऑल हम सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में बात करें तो सबसे कम खतरनाक कौन है? रेडियो तरंगे, जिनका हम संचार व्यवस्था में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक ये स्टेटमेंट याद करने से कई तरह के जो सवाल आते हैं उन सब के जवाब आप यहाँ पर दे पाएंगे। एक और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। बाकी जिनको जो सोचना है वो सोचते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति का मान दिया हुआ है 2 नैनोमीटर, तो कह रहे हैं उसकी ऊर्जा का मान बताइए। है ना, ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको कि आवृत्ति का मान है 2 नैनोमीटर, तो आपको बताना है कि उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो ऊर्जा के लिए फार्मूला जानते हैं, E = क्या होता है? h × न्यू, यही फार्मूला है। बस सीधे सीधे आपको न्यू की वैल्यू रख देनी है, लेकिन ऊर्जा निकालने के लिए आपको h का मान भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो h का मान मैं आपको बता दूँ, पहले तो आप याद रखिए h क्या है। इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, यानी प्लांक नियतांक। ठीक है, मैक्स प्लांक ने इसको बताया था। अब प्लांक नियतांक का मान याद रखिए 6.62 × 10⁻34 और मात्रक है जूल सेकेंड। ठीक है, तो प्लांक नियतांक का मान अगर याद रहेगा आपको तो बस ये आवृत्ति का मान आप यहाँ पर रख देंगे तो ऊर्जा का मान आ जाएगा। ऐसा भी होता है कि न्यू की जगह पर c/λ अगर रख देते तो ये फार्मूला बन जाता है hc/λ। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को इस दो तरीके से याद रखिए। हो सकता है आपको आवृत्ति देके ऊर्जा पूछा जाए या फिर तरंगदैर्घ्य देके ऊर्जा पूछा जाए। ठीक है, C का मान आपको पता है 3 × 10⁸ और H का मान मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखते हैं तो E का मान कितना आ जाएगा? 6.6 × 10⁻, ये माइनस कितना, ये 34 और गुणे में 2 नैनोमीटर है, तो 2 गुणे नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये MKS में रख दिया तो ये पूरा मात्रक अब किस में आ जाएगा? ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हल कर देंगे, 2 से इसको गुणा कर देंगे, 2 × 6 = 12 और 2 × 12 और 1 13, 13.2 गुणे 10⁻⁻34 10⁻⁹ 14 माइनस कितना हो जाएगा? ये देखिए माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 × 4 = 13 हो जाएगा और 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 10⁻43। ठीक है, तो 13.2 × 10⁻43 और ये ऊर्जा है तो मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही साथ क्लास 12th के फिजिक्स का जो पार्ट 1 है यानी पहली बुक है उसके सब जो है पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए। टोटल आपके सिलेबस में 14 चैप्टर हैं जिसमें से आज 8 कंप्लीट हो चुके हैं, 6 और चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पेपर की बात करेंगे, यानी सेकंड पेपर से पहले मैं बीच में एक बार और आपसे मिलूंगा जिसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे ये पीछे की चीज़ों को मेंटेन करना है। ठीक है, तो जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आप पीछे में जो भी आपकी कमियाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उतना समय मैं दे रहा हूँ उसको आप मेंटेन रखिए, उसको तैयार रखिए। तो फिर मैं आपको जो है मिलता हूँ अगले लेक्चर में एक कुछ नई और जानकारी के साथ। धन्यवाद।